नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की गलियों में उतर रहे हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो ऊपर से तो सीधी सादी सी लगती है, पर जिसकी परतें काफी गहरी हैं। बिल्कुल। कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट। हाँ, रेणु जी की बहुत ही चर्चित कहानी है ये। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक विश्लेषण पर आधारित है जिसका शीर्षक है पंचलाइट, ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण। रेणु जी तो खैर जाने ही जाते हैं अपनी जमीनी पकड़ के लिए। बिल्कुल, और उनकी भाषा, उसमें गांव की मिट्टी की महक होती है, एकदम ठेठ अंदाज। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांव का समाज कैसे सोचता है, नई चीजों को कैसे देखता है, और वो जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की एक कश्मकश होती है। हाँ, वो संतुलन कैसे साधने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और ये सब कुछ घूमता है एक पेट्रोमैक्स लैंप यानी पंचलाइट के इर्द गिर्द। तो चलिए देखते हैं ये पंचलाइट सिर्फ रोशनी का जरिया है या कुछ और भी है। हाँ, देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसा मैंने कहा, महतो टोली में एक नई चमचमाती चीज के आने से पंचलाइट। ये कोई मामूली लालटेन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भारी भरकम, इज्जतदार दिखने वाली पेट्रोमैक्स लैंप। हाँ, और पूरा टोला इसे खरीदने के बाद फूला नहीं समारा। मतलब ढोल मंजीरे बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, एक उत्सव का माहौल है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नई चीज खरीदने का उत्साह नहीं है। ये जो पंचलाइट है, ये उस टोले के लिए, उस समुदाय के लिए एक, आप कह सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। अच्छा। हाँ, दूसरे टोलों पर रौब जमाने का एक जरिया। आप सोचिए, उस जमाने में ऐसी चीज का आना गांव के लिए कितनी बड़ी घटना रही होगी। ये एक तरह से गांव की सामूहिक तरक्की या कह लें आधुनिक होने का प्रतीक बन गया। हाँ, ये बात तो है। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, या शायद कहें कि एक संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, संकट ही कहेंगे। इतनी धूमधाम से, इतनी उम्मीदों से लाई गई पंचलाइट को जलाना किसी को आता ही नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी विडंबना है। सरदार से लेकर पंचों तक सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। वो भव्य पंचलाइट एक बेजान डब्बी की तरह रखी है, और टोले की वो जो इज्जत थी वो दांव पर लग गई है। और ऊपर से दूसरे टोले वाले मजाक उड़ाने लगे हैं, तो दबाव और बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी अंधेरे और मायूसी के बीच उम्मीद की एक, कह सकते हैं, किरण दिखती है, या यूं कहें कि कहानी का मुख्य पात्र उभरता है। गोधना। हाँ, गोधना। ये वही नौजवान है जिसे पंचायत ने, गांव की एक लड़की है मुनरी। हाँ, मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाने के जुर्म में। हाँ, उसी जुर्म में बिरादरी से बाहर कर रखा है, उसका हुक्का पानी बंद है। लेकिन विडंबना देखिए कि पूरे टोले में सिर्फ वही है। सिर्फ वही है जो इस पंचलाइट को जलाना जानता है। यही तो कहानी का असल मर्म छुपा है। अब टोले वालों के सामने धर्म संकट है। एक तरफ टोले की इज्जत है जो पंचलाइट न जलने से मिट्टी में मिल रही है, दूसरी तरफ उनका अपना ही बनाया हुआ नियम। हाँ, जिसने गोधना को समाज से बहिष्कृत कर रखा है। ये कश्मकश बहुत दिलचस्प है। कैसे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी बहिष्कृत नौजवान की तरफ देखने को मजबूर होते हैं। और देखिए, वो सीधे सीधे गोधना से कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। मतलब पहले कानाफूसी होती है, फिर मुंदरी की माँ है गुलरी काकी। हाँ, गुलरी काकी। वो सरदार तक बात पहुंचाती हैं, और फिर सरदार बड़ी चालाकी से ये संदेश भिजवाते हैं कि गोधना को बुलाया जाए। यहाँ समाज का वो दोहरापन और जरूरत के हिसाब से नियम बदलने की जो प्रवृत्ति है, वो साफ दिखती है। बिल्कुल। और गोधना आता भी है, लेकिन एक और पेच फंसा देता है। कहता है कि इसे जलाने के लिए स्पिरिट चाहिए। हाँ, और स्पिरिट गांव में है ही नहीं। फिर से मायूसी। लेकिन गोधना यहाँ अपनी, कह सकते हैं, सूझबूझ दिखाता है। वो कहता है कि गरी के तेल यानी नारियल तेल से भी काम चल जाएगा। हाँ, और फिर वो जला देता है पंचलाइट। और जैसे ही पंचलाइट जलता है, पूरा टोला जैसे जी उठता है। हाँ, रोशनी फैलती है, कीर्तन फिर शुरू हो जाता है, और गोधना वो रातों रात हीरो बन जाता है ना। और पंचायत न सिर्फ उसका बहिष्कार खत्म करती है, बल्कि उसे मनचाहा आचरण करने की, मतलब मुनरी को देखकर गाना गाने की छूट भी दे देती है। हाँ, सरदार उसे बड़े प्यार से कहता भी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये कमाल का दृश्य है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक नियम और दंड विधान वो जरूरत और सामूहिक प्रसन्नता के सामने कितने लचीले हो सकते हैं। अगर हम किरदारों को थोड़ा और गहराई से देखें तो गोधना का किरदार सिर्फ एक हुनरमंद नौजवान का नहीं है, वो व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह भी है ना? बिल्कुल, आप कह सकती हैं। उसे जिस चीज के लिए सजा मिली,
अंत में उसी समाज ने उसे वही करने की खुली छूट दे दी। ये उसके व्यक्तिगत कौशल की जीत है सामाजिक बंधनों पर। हाँ, गोधना उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसे समाज हाशिए पर धकेल देता है, पर जिसके पास ऐसा ज्ञान या कौशल होता है जिसकी समाज को जरूरत पड़ जाती है। उसका हुनर उसे न सिर्फ सामाजिक स्वीकृति दिलाता है बल्कि एक तरह की शक्ति भी देता है, भले ही वो अस्थायी हो। ये दिखाता है कि योग्यता या ज्ञान वो सामाजिक ऊंच नीच को चुनौती दे सकता है। सही कहा। और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जिन्हें आपने सामूहिक पात्र कहा। ये कैसे काम करता है? मतलब क्या इसमें अलग अलग लोग नहीं हैं? सरदार, दीवान? हाँ, हैं तो अलग अलग लोग। सरदार हैं, दीवान हैं, गुलरी काकी हैं, मुंदरी है, दूसरे पंच हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रेणु जी उन्हें इस तरह पेश करते हैं कि वो सब मिलकर एक सामूहिक मानसिकता, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। अच्छा। उनका डर, उनकी खुशी, उनकी अज्ञानता, उनका दिखावा, उनकी अवसरवादिता, ये सब एक समूह के तौर पर उभरता है। जैसे पंचलाइट लाने का फैसला सामूहिक है, उसे न जला पाने की शर्मिंदगी सामूहिक है, और गोधना को माफ करने का फैसला भी अंततः सामूहिक हित में लिया जाता है। हाँ, ये तो है। तो ये सामूहिक पात्र गांव की उस मिलीजुली सोच को दिखाता है जो परंपरा, प्रतिष्ठा और जरूरत के बीच झूलती रहती है। ये दिलचस्प है। तो व्यक्ति बनाम समाज की टकराहट भी है इसमें साफ साफ। और फिर है पंचलाइट। क्या इसे महज एक वस्तु मानना ठीक होगा? ये तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। नहीं, इसे सिर्फ वस्तु मानना तो कहानी के साथ अन्याय होगा। पंचलाइट यहाँ एक, कह सकते हैं, बहुस्तरीय प्रतीक है। कैसे? देखिए, पहली नजर में ये आधुनिक तकनीक का प्रतीक है जो गांव में प्रवेश कर रही है। लेकिन ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये प्रतिष्ठा का, स्टेटस सिंबल का प्रतीक है। जिसके पास पंचलाइट है वो ज्यादा आधुनिक, ज्यादा इज्जतदार माना जा रहा है। अच्छा, जैसे आज के जमाने में कोई लेटेस्ट गैजेट या महंगी गाड़ी स्टेटस सिंबल बन जाती है, भले ही उसका पूरा इस्तेमाल करना आता हो या नहीं। काफी हद तक वैसा ही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ पंचलाइट का होना ही महत्वपूर्ण है, उसे जलाना जानना वो बात की बात है। ये दिखाता है कि कैसे समाज बाहरी चीजों को अपनाकर अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाना चाहता है, बिना उसकी असलियत या उपयोगिता को समझे। तो पंचलाइट आधुनिकता के सतही आकर्षण और उससे जुड़े सामाजिक दिखावे का भी प्रतीक बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल भी उठाता है कि क्या प्रगति सिर्फ चीजें जमा कर लेने से आती है या उन्हें समझने और सही इस्तेमाल करने से? तो ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ सामाजिक नियम और उनका खोखलापन है, दूसरी तरफ व्यक्ति के हुनर का महत्व, और तीसरी तरफ वो आधुनिकता बनाम परंपरा की जो कश्मकश है। हाँ, और इन सब को रेणु जी जिस अंदाज में कहते हैं वो अद्भुत है। उनकी ठेठ देहाती शायरी की बात होती है अक्सर। हाँ, मैंने भी सुना है। इसका मतलब सिर्फ गांव के शब्द इस्तेमाल करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये ठेठ देहाती शैली? इसे थोड़ा और खोलेंगे? देखिए, रेणु जी सिर्फ शब्द नहीं उठाते हैं, वो उस भाषा की आत्मा को पकड़ते हैं। वाक्यों की बनावट, बोलने का लहजा, मुहावरों का प्रयोग, संवादों में छुपा हुआ जो व्यंग है, जो भोलापन है, ये सब मिलकर वो माहौल रचते हैं। अच्छा। जैसे पंचलाइट न जलने पर जो घबराहट और कानाफूसी फैलती है, या गोधना को बुलाने में जो हिचक और चालाकी दिखाई जाती है, वो शहरी या किताबी भाषा में शायद उतनी असरदार ना होती। सही बात है। रेणु जी की भाषा पात्रों की सोच और उनके सामाजिक परिवेश को हूबहू उतार देती है। ऐसा लगता है कि हम वहीं मौजूद हैं उस टोले में। मतलब भाषा यहाँ सिर्फ कहानी कहने का माध्यम नहीं, बल्कि कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। वो उसके यथार्थ को और गहरा बनाती है, और इसमें व्यंग्य और हास्य का पुट भी तो कमाल का है। बिल्कुल। स्थिति ही अपने आप में हास्यास्पद है। इतनी शान से लाई गई चीज को जलाना कोई नहीं जानता। हाँ। फिर गोधना का स्प्रिट मांगना, फिर गरी के तेल से जला देना, और अंत में उसका सात खून माफ हो जाना। ये सब बहुत हल्के फुल्के ढंग से कहा गया है, लेकिन इसके पीछे सामाजिक व्यवहार पर कितनी तीखी टिप्पणी छुपी है। हाँ, ये व्यंग किसी का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर, उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। हंसी हंसी में बहुत गहरी बात कह दी जाती है। तो ये कहानी ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसमें व्यक्ति, समाज, परंपरा, आधुनिकता, ज्ञान, अज्ञान, प्रतिष्ठा, पाखंड, बहुत कुछ सिमटा हुआ है। हाँ, ये सिर्फ महतो टोली की कहानी नहीं, बल्कि किसी भी ऐसे समाज की कहानी हो सकती है जो बदलाव के मुहाने पर खड़ा हो। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे समुदाय अपनी पहचान और प्रतिष्ठा को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं,
और कैसे बाहरी तत्व या पंचलाइट या आंतरिक तत्व यहाँ गोदना का हुनर उस संतुलन को बनाते या बिगाड़ते हैं। और ये रूढ़ियों पर भी सवाल उठाती है। क्या नियम समाज के लिए हैं या समाज नियमों के लिए? पंचलाइट के आने से ये सवाल सतह पर आ जाता है। बिल्कुल। और गोधना का पुनर्स्थापन, क्या ये समाज में वास्तविक बदलाव का संकेत है या सिर्फ तात्कालिक जरूरत पूरी करने का मामला? कहानी इस पर कोई सीधा फैसला नहीं सुनाती शायद। हाँ, ये व्याख्या पर निर्भर करता है। एक स्तर पर देखें तो ये सकारात्मक लगता है कि चलो हुनर को महत्व मिला, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ये बदलाव तभी आया जब टोले की इज्जत दांव पर लगी। क्या अगर पंचलाइट जलाने की जरूरत ना पड़ती तो गोदना कभी वापस समाज में लिया जाता? शायद नहीं। तो ये बदलाव अवसरवादी ज्यादा लगता है, हृदय परिवर्तन कम। रेणु जी अक्सर ऐसे सवाल पाठक के लिए छोड़ देते हैं। ये रेणु जी की खूबी है कि वो सीधे उपदेश नहीं देते, बल्कि स्थितियों के जरिए हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पंच लाइट की रोशनी में टोले का अंधेरा तो मिटता है, लेकिन शायद सामाजिक सोच का अंधेरा पूरी तरह नहीं मिटता। हाँ, रोशनी भौतिक है, पर सोच में बदलाव वो ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। कहानी दिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जड़ें गहरी होती हैं। गोदना को स्वीकृति मिलती है, पर वो शर्तों के साथ है, उसकी जरूरत के कारण है। तो कुल मिलाकर पंचलाइट सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये मानवीय स्वभाव, सामाजिक गतिशीलता और बदलाव की अनिवार्य लेकिन जटिल प्रक्रिया का एक छोटा सा मगर बहुत प्रभावशाली चित्र है। बिल्कुल। रेणु जी ने एक साधारण सी घटना को असाधारण अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया है। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, नहीं? हाँ, लगती तो है। तकनीक बदल गई है, समाज का रूप बदला है, लेकिन प्रतिष्ठा की चाह, नई चीजों के प्रति आकर्षण और भय, नियमों का लचीलापन और हुनरमंद लोगों की जरूरतें और उपेक्षा, ये सब आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। तो हमने फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट की परतों को खोलने की कोशिश की। देखा कि कैसे एक पेट्रोमैक्स लैंप गांव के सामाजिक ताने बाने, परंपरा और आधुनिकता की खींचतान, जातीय पंचायतों के असर और व्यक्ति के हुनर के महत्व को उजागर कर देता है। हाँ, और रेणु जी का वो सहज व्यंग्य और ठेठ देसी अंदाज, वो हमें उस समाज की सच्चाइयों के बहुत करीब ले जाता है। बिल्कुल। और अब जब हम इस चर्चा को समेट रहे हैं तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपने आज के समाज को देखें। हमारे समय के पंचलाइट क्या है? वो कौन सी नई तकनीकें हैं, कौन से विचार हैं या जीवन शैली है जिन्हें अपनाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है, लेकिन शायद हम उन्हें पूरी तरह समझते नहीं या उनके सामाजिक असर का अंदाजा नहीं लगा पाते। ये एक जरूरी सवाल है। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम अपने आसपास के गोधनाओं को पहचान पा रहे हैं? वो लोग जिनके पास शायद डिग्री या पारंपरिक सामाजिक रुतबा ना हो, पर कोई विशेष हुनर हो, कोई अनूठी समझ या कोई जरूरी ज्ञान हो। कहीं हम अपनी रूढ़ियों या पूर्वाग्रहों के चलते उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? हाँ, जब तक कि हमें उनकी सख्त जरूरत ना आन पड़े। इस पर विचार करना शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना रेणु के समय में था।